संविधान जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, देश की राजनीति में कुछ सुखद संकेत मिलने शुरू हो गए और ये एक अच्छे भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं। सबसे पहला जो संकेत अच्छा मिला है वो बिहार की तरफ से मिला है। बिहार की तरफ से आपको पता है, सब लोग मान रहे थे कि पप्पू यादव एक बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे और उनको महागठबंधन को अपना टिकट देना चाहिए। पप्पू यादव लालू यादव से भी मिले थे, तेजस्वी यादव से भी मिले थे। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के अंदर कर लिया था और कांग्रेस के मुखर समर्थक के रूप में वो उभर के सामने आए थे और ये माना जा रहा था कि लालू यादव मान जाएंगे और पप्पू यादव को टिकट दे देंगे। लेकिन जैसा बताया गया कि पप्पू यादव ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से उन्हें 2 सीटों का ऑफर दिया कि आप पूर्णिया से मत लड़िए, हम इन 2 सीटों से लड़ जाइए। पूर्णिया में हम इसलिए आपको टिकट नहीं दे सकते क्योंकि यहां बीमा भारती जो जनता दल यूनाइटेड की विधायक थी और जेडीयू छोड़ के आरजेडी में आई थी, हमें उन्हें टिकट देना है। पप्पू यादव ने, जहां तक मेरा सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है, मैं पप्पू यादव का बहुत बड़ा समर्थक हूं, आज तक उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार की उनकी बोलने का तरीका है, समाज के प्रति उनका समर्पण है और समाज से जैसा उनका सीधा संवाद है, उसे मुझे लगता है कि देश में राजनीतिक ऐसे ही होने चाहिए जैसे पप्पू यादव है, जैसे राहुल गांधी है। जो राहुल गांधी कर रहे हैं, पप्पू यादव कर रहे हैं बहुत पहले से। तो पूर्णिया के अंदर बीमा भारती का, पप्पू यादव का और जेडीयू के कैंडिडेट का संघर्ष हुआ इलेक्शन में और जैसा माना जा रहा था, जैसे हम लोगों का अंदाजा था, जिस प्रकार का रिएक्शन और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया और क्रिया पप्पू यादव की तरफ से हो रही थी, पप्पू यादव विजयी रहे, जीते। और बीमा भारती जो जनता दल यूनाइटेड से आरजेडी में आई थी और आरजेडी की महागठबंधन की कैंडिडेट थी, वो तीसरे नंबर पे आई और उनको बहुत कम सीट वोट मिले, मेरे ख्याल से करीब 35-37 हजार वोट मिले और जहां से वो विधायक थी वहां भी उन्हें बहुत कम वोट मिले। मतलब यह है कि वहां पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को पूरी तरह से समर्थन दिया। अब ये सब लग रहा था, बिहार की राजनीति में ऐसा लग रहा था कि अगर पप्पू यादव इतनी तेजी से उभरते हैं, एक बड़े नेता की तरह उभरते हैं, और दूसरी तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव भी सर्वमान्य नेता हैं, बड़े नेता हैं और पुरानी उनकी पकड़ है क्षेत्र में, और कांग्रेस की मजबूरी है कि इसके बावजूद कि पप्पू यादव कांग्रेस में हैं और कांग्रेस का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, बल्कि रायबरेली में भी आके उन्होंने राहुल गांधी के लिए काम किया और बाकी जगह भी उन्होंने समर्थन किया और उनकी पत्नी भी राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के टिकट पे। तो एक ऐसा मैथमेटिक्स का मामला उलझ गया था कि पप्पू यादव कांग्रेस में हैं, बड़े नेता हैं, जीते हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं, कांग्रेस की मजबूरी है कि वो आरजेडी के साथ रहे, तो आखिर बिहार की राजनीति में होगा क्या और इसका कहीं नुकसान जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद, उस पर क्या होगा, ये गुत्थी सुलझ गई। और इसमें मैं बड़प्पन मानूंगा पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने खुलेआम असेंबली बाईपोल जो होने वाला है, क्योंकि जो बीमा भारती जेडीयू की विधायक थी, उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ी थी और हार गई। पप्पू यादव ने खुलेआम बीमा भारती का समर्थन किया और वहां पे जाके उन्होंने लोगों से हाथ जोड़ के क्षेत्र की जनता से प्रार्थना की, ये मेरी बेटी है बीमा भारती, इसका समर्थन कीजिए, मेरी इज्जत दांव में लगी है, इसको वोट दीजिए, इसका समर्थन कीजिए। तो जो बात आज तक 1-1.5 महीने पहले तक, हमको 15 दिन पहले समझ में नहीं आ रही थी कि ये पप्पू यादव, लालू यादव, बीमा भारती, जेडीयू, आरजेडी की ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, इस खूबसूरती से राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने और पप्पू यादव ने मिलकर उसको सुलझा दिया है
कि जो एक बहुत बड़ी वीकनेस लग रही थी आज के तारीख में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो गई है। बीमा भारती भी खुश, पप्पू यादव ने उनको समर्थन कर दिया। पप्पू यादव और लालू यादव के बीच में जो एक दूरी बढ़ने की संभावना थी वो भी खत्म हो गया, और जो कांग्रेस की एक दुविधा थी कि आरजेडी का साथ देंगे या पप्पू यादव का साथ देंगे, वो भी खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि लालू यादव ने, पप्पू यादव ने, सबने मिलकर स्वीकार कर लिया है कि जो पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी है और लालू यादव, तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी है, और जो कांग्रेस में राहुल गांधी के जनसंपर्क से जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है, इन सब का फायदा उठाया जाए और असेंबली में जो आज के तारीख में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है, उसका इस प्रकार से मुकाबला किया जाए कि जो हमेशा की रीत आई है, जेडीयू जिधर जाएगी उधर जीत होगी, वो न हो, और पप्पू यादव को केंद्र बना के, तेजस्वी यादव को केंद्र बनाकर एक समझौते वाली राजनीति से बीजेपी को और जेडीयू को डिफीट किया जा सके, अगर तब तक जेडीयू साथ रहेगी। अब जेडीयू बीजेपी के साथ रहेगी या इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में क्या होता है, हरियाणा के इलेक्शन में क्या होता है, क्योंकि महाराष्ट्र का और हरियाणा का इलेक्शन बिहार के इलेक्शन से संभवतः पहले होगा। हो सकता है साथ साथ हो जाए, लेकिन डेट्स के हिसाब से पहले होगा। और अगर महाराष्ट्र में महाअघाड़ी ने क्लीन स्वीप किया और हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया, तो जेडीयू 2 दिन नहीं लेगा, कोई इंडिया गठबंधन में आ जाएगा। तो बिहार की समस्या तो सुलझ गई। तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी ने दूसरा बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, तुरुप का पत्ता चला है। आप देख ही रहे पिछले 5-7 दिन से जो बचे खुचे विधायक थे बीआरएस के, वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो ये हो रहा था कुछ लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे, कुछ बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन अब ज्यादातर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और बीजेपी का मुंह उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें जो हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल ट्रेंड है उसके बारे में समझ में आ रहा है। रेवंत रेड्डी ने एक और बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस में वापस आ जाए। मतलब मैसेज इज वेरी क्लियर। अभी तक कांग्रेस डिफेंस में थी, अब कांग्रेस के लोग उन लोगों को, लेकिन यहां पे इनको, मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जिन लोगों ने, जिनको कांग्रेस के अंदर सब कुछ मिला था और सारा लाभ उन्होंने कांग्रेस का उठाया था, और उसके बावजूद जो लोग कांग्रेस को धोखा देके छोड़ के गए थे, जैसे गुलाम नबी आजाद हो या सिंधिया साहब हो या आरपीएन सिंह हो या जितेंद्र प्रसाद हो या सुनील जाखड़ हो या अमरिंदर सिंह हो, ऐसे लोगों को साथ नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो लोग दबाए गए थे, परेशान किए गए थे और जिनको कुछ नहीं मिला था, और कार्यकर्ता थे, क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे, और बेसिकली आज तक वो कांग्रेस की जो मूल भावना है, जो गांधी की भावना है, उसको लेकर साथ चल रहे हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन बाकियों को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्थान देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस प्रकार की ट्रेंड जो तेलंगाना के अंदर शुरू हुई है, अब एक स्टेट जहां मुझे लगता है जबकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया अलायंस का रहा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी का इतना खराब परफॉर्मेंस हो। अच्छे से अच्छा कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट था, कोई कह रहा था कि साहब 55 सीटें मिल जाएंगी बीजेपी को, कोई 60 कह रहा था, कोई 75 कह रहा था, कोई 80 कह रहा था, लेकिन 50 से नीचे कहने वाला कोई नहीं था। अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे लोग। लेकिन जिस प्रकार से पीडीए ने काम किया और जिस प्रकार से राहुल गांधी और अखिलेश यादव के समन्वयन ने काम किया, बीजेपी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल उस बात जो मैंने अभी आपसे कही बिहार के बारे में, उसके विपरीत एक बात उत्तर प्रदेश में है, जिसका अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। जैसे पप्पू यादव एक बहुत एक्सेप्टेड ग्राउंड में काम करने वाले नेता की तरह उभरे हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद भी एक बहुत उभरते हुए नेता हैं। और जिस प्रकार से नगीना से वो जीते हैं और अच्छे वोट मार्जिन से जीते हैं और एक अपने
एक छोटी सी पार्टी के नाम पे जीते हैं और एकमात्र सीट हिंदुस्तान में जीते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे पप्पू यादव और तेजस्वी यादव बिहार के अंदर एक उभरते हुए नेता हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद भी एक उभरते हुए नेता है। जैसे रेवंत रेड्डी तेलंगाना में एक उभरते हुए नेता थे, जो पहले बीजेपी बैकग्राउंड के भी थे, तेलुगु देशम में भी रहे, कांग्रेस में रहे, और कांग्रेस को सत्ता में लाने और उनको संघर्ष में लाने, जो तीसरे नंबर की पार्टी थी उसको एक नंबर की पार्टी बनाने में रेवंत रेड्डी का बहुत बड़ा हाथ था। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम चंद्रशेखर आजाद को इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। बहन जी ने जिस प्रकार की राजनीति की है, बहन जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अपना सारा जोर लगा दिया है, अपने उम्मीदवार खड़े कर यादव या मुसलमान कैंडिडेट खड़े करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को कम से कम 30 सीटें हरवाई हैं, और वही ओवैसी साहब ने किया है। और ये बहन जी का वोट बैंक ये समझ रहा है कि बहन जी की राजनीति क्या है, किसी को समझ में नहीं आ रही कि ना तो वो सत्ता में आना चाहती हैं, ना वो संघर्ष में आना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जिस प्रकार से अकेले रह के लड़ाई लड़ी है, मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस को भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए और चंद्रशेखर आजाद की जो उनकी अपने पॉजिटिव पॉइंट से उनको देखते हुए, पुरानी सारी बातों को भूलते हुए, चौधरी जयंत चौधरी का भी एक विकल्प तैयार करने के लिए वेस्टर्न यूपी के अंदर, और बल्कि उनको एक लार्जर रोल देने के लिए जिसमें कुमारी शैलजा के साथ वो हरियाणा के अंदर हाथ बटाएं, इंडिया अलायंस में चंद्रशेखर आजाद को एक बहुत बड़ा रोल देना, पुरानी बातों को भूलकर उन्हें समेट के साथ लाना, जिसमें बिहार के अंदर पप्पू यादव के माध्यम से आपने अपनी जड़ें मजबूत कर ली, उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से अगर आप अपनी जड़ें मजबूत करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर इंडिया अलायंस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मजबूत है। और वहां पे चुनाव ऐसे होंगे कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, भूतो न भविष्यति ऐसे हुआ होगा। हरियाणा के अंदर भी कुमारी शैलजा ने यह निर्णय लिया है कि वो हरियाणा का पदयात्रा करेंगे। तो हरियाणा की राजनीति आप जानते ही हैं, अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में 5-5 सीटें जीते, बीजेपी 5 जीती और कांग्रेस 5 जीती, और जबकि कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी के वोट बैंक से हरियाणा में ज्यादा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कांग्रेस को वोट हरियाणा में मिला है। 44% वोट कांग्रेस को मिला है, 4% आम आदमी पार्टी को मिला है, और 46% वोट जो है वो बीजेपी को मिला है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट मिलाकर बीजेपी से 2% ज्यादा है। और ये पार्लियामेंट इलेक्शन की स्थिति है, जबकि पार्लियामेंट इलेक्शन में आप जानते हैं कि स्थिति अलग प्रकार की होती है, और हरियाणा के अंदर असेंबली के इलेक्शन में 3-4-5% की बढ़ोतरी कांग्रेस गठबंधन, और जो कुरुक्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी को वोट मिले हैं सुशील गुप्ता जी को, वो बेसिकली 80% कांग्रेस के वोट। तो हरियाणा सुलझ गया है, महाराष्ट्र सुलझ गया है, जम्मू एंड कश्मीर सुलझ गया है, झारखंड में बीजेपी ने हेमंत सोरेन को जेल भेजकर इंडिया अलायंस के लिए समस्या को सुलझा दिया है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक अब ट्रेंड है, और जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें 4 चांद लग सकते हैं अगर चंद्रशेखर आजाद का उपयोग किया जाए, उनके टैलेंट का उपयोग किया जाए, उनकी जमीनी पकड़ का उपयोग किया जाए, और दलित राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पूरे नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर बहन जी का एक विकल्प तैयार किया जाए। तो अगर ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल से परिवर्तन की घड़ी है, और महाराष्ट्र में और बिहार और झारखंड में, हरियाणा में, जम्मू एंड कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके 2 दिन बाद भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, सरकार पलट जाएगी अगर इंडिया अलायंस इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, जिसकी मुझे पूरी संभावना है कि ऐसा होगा। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।